दें। अच्छा भाई, जनाब आवाज आ रही है आप लोगों को? प्लीज, तस्वीर आवाज क्लियर है? जी जनाब। ओके फाइन, थैंक यू। अच्छा जी, आज तो बस क्या करोगे पढ़ लिख के यार। आज तो बातें करने आया हूं मैं। बातें करनी नहीं करनी? यार देखिए, बात सुने। हमारा जो टॉपिक है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आ जाइए आ जाइए, आ जाओ भाई, प्लीज थोड़ा आगे आ जाओ यार। अच्छा जी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, और सर माजिद और मैं शेयरिंग में पढ़ाते हैं। मेरे पास 3 या 4 चैप्टर कह सकते हैं मैं पढ़ाऊँ, लेकिन इत्तेफाक से वो 3 या 4 चैप्टर हैं वो ट्रिकी जो मेरे पास। ठीक है, मेरा जो बैकग्राउंड है वो आईसीएमए का है। आई एम मेंबर ऑफ आईसीएमए टीम। पिछले 20-22 साल से यही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। आईसीएमए के हर लेवल पे पढ़ा, फाइनल लेवल से लेकर जो उन्हीं, खास तौर पर जो मिड और फाइनल के लेवल्स हैं। स्टार्टिंग को मैं अवॉइड करता हूँ, बहुत ही लो लेवल हो जाता है। तो आईसीएमए में पढ़ा रहे हैं। कैप 8 जो है मैंने बहुत पढ़ाया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक किसी और इदारे में होता था पहले, तो वहाँ कैफ 8 शुरू भी मैंने किया, एंड भी मैंने, फिर यहाँ आ गया हूँ मैं। तो पिछले कई सालों से सीए में भी आईसीएमए में भी बिजी हूँ। ठीक है, और तो 4 टॉपिक मेरे पास हैं। उसमें जो सबसे बड़ा प्यारा टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग वो मैं पढ़ाऊंगा। उसके साथ एक और चीज कनेक्ट होती है, उसका नाम है रेलेवेंट कॉस्टिंग, वो मैं पढ़ाऊंगा। फिर एक और टॉपिक है बड़ा प्यारा, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन एनालिसिस, सीवीपी, वो मैं पढ़ाऊंगा। और एक बेसिक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड ओवरहेड्स, वो मैं पढ़ाऊंगा। तो 4 बड़े टॉपिक हैं, वो इंशाल्लाह मेरा इरादा है। अगर मैं यहां से सिलेबस में दिखाना चाहूं, ये कंप्लीट सिलेबस है आपका। इसमें एक ये वाला एरिया मेरे पास है, C1, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। उसमें वेरिएबल, फिक्स और ये सारे ड्रामे हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन है, ये सब पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद अगला जो टारगेट है वो ये सी वाला पार्ट है, दैट इज सीवीपी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह ये मैं पढ़ाऊंगा, C1। फिर स्पेशल ऑर्डर्स, इसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं बेटा, मेक और बाय और ये सारी चीजें। ये नंबर आपके पास आ रहा होगा, सही है ना? ये आपके सिलेबस में मौजूद है, जस्ट एक रेफरेंस है। ये सब मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, ये जो मैंने डार्क किए। उसके अलावा जो चीजें हैं वो सर माजिद इंशाल्लाह कवर करेंगे। शट डाउन डिसीजन है, ये सारी चीजें, ईओक्यू वगैरह, ये सब सर माजिद के पास। ठीक है, अब थोड़ा मार्किंग के ऊपर बात कर ले पहले, फिर थोड़ा टॉपिक के ऊपर बात कर ले। मार्किंग जो है ना बेटा, इधर जो मेरे पास एरिया है, मैंने सिर्फ उसकी अपनी मार्किंग स्कीम बता रहा हूं। लास्ट ईयर अभी जो सवाल आया है वो कैसा पेपर था पूछा आपने? बहुत आसान। और लास्ट अटेम्प्ट का इट वॉज द टफेस्ट वन। मजेदार मैं बताऊं, मैं नंबर भूल गया हूं, सॉरी, देख के नहीं आया, जहन में नहीं रहा, जहन से निकल गया। लास्ट पेपर जो था ना, वो शायद टफेस्ट पेपर था हिस्ट्री का, कैफ का, कॉस्टिंग का। पता रिजल्ट कितना आया था? कितना आया था? अराउंड 50, 40s में था, 47, 48, कितना आया था? किसी को आइडिया है थोड़ा? 40, पूरा 40 आया था, 40% रिजल्ट आया था, जबकि टफेस्ट पेपर था। उसूलन अब जो रिजल्ट आना चाहिए वो 70 आना चाहिए, अभी वो 50s में ही है। बस समझे बात को जो मैं कहना, 50 के करीब ही आएगा, इससे ज्यादा क्या आएगा? एक रेंज होती है एग्जामिनर की, 30 से, मेरे ख्याल में 30 से 60 के दरमियान घूमता है तुम्हारा एग्जाम। कोशिश करता है 30 से नीचे ना जाए और 60 से ऊपर ना जाए। पेपर पैटर्न ऐसा बनता है।
मार्किंग सिस्टम, ये वो सारे ड्रामे होते। 40% रिजल्ट था, जो लास्ट ईयर टफेस्ट पेपर था। बताए क्यों? इसलिए नहीं कि तुम्हारे एग्जामिनर ने तुम्हें रैंक आया है, इसलिए कि तुम लोगों ने ना वो पेपर को, कॉस्टिंग को सर पे एक सवार किया हुआ है कि यार ये पेपर मुश्किल है। वो इतना पढ़ लेते हो माशाल्लाह, तो वहां कुछ ना कुछ करके आ जाते। पेपर निकालने की भी टेक्निक होती है। लोगों को लगता है डिसीजन मेकिंग पे जो सवालात आते हैं ना, वो मैनेज नहीं होते। ये जो हम ब्लाइंड स्टेटमेंट देते ना, ये मरवा देते। तो भाई आधा सवाल, आधा चैप्टर फॉर्मेट बेस्ड है। अभी जो आया है ना इस दफा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इस दफा जो आया है ना, जो सवाल आया है, वो जो सीरीज है वो फॉर्मेट बेस्ड है। देश माइनस देश प्लस देश डिवाइड बाय देश मल्टीप्लाई बाय देश, आंसर आ गया। इसलिए आसान लग रहा है। वो जो हाफ पार्ट है, वहां कभी कभी चैलेंज कर, और कभी कभी वो इतने बड़े सवाल बना देते कि वो क्लिक नहीं होता। तो यार अगर डिसीजन मेकिंग से 20 नंबर का सवाल आया, वो नहीं हो रहा, 80 तो हो रहे ना भाई। मैंने ऐसे लोग देखे टॉप 8 के अंदर, टॉप 8 के अंदर प्लीज। एक ने मुझे कहा कि मैंने सर 64 या 65 अटेम्प्ट किया, मेरा पेपर निकल गया। दूसरा आया, कह रहे सर मैंने तो शायद 60 किया होगा, तभी पेपर निकल गया। आप जो एरिया कर रहे हैं ना, उसमें कई ऐसे सवालात आते हैं जो आराम से मैनेज हो जाते। तो कॉस्टिंग अच्छा है, मुश्किल है, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा ट्रिकी है, मजेदार है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको इम्पॉसिबल कहें। थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा मांग। बताए क्यों वजह है पेपर मुश्किल होने की? बताए, जानते हैं? बताए। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा बेस्ड होता है। एक डेटा दिया है, उसको प्रेजेंट कर। कॉस्टिंग सिनेरियो बेस्ड हो, केस स्टडी बेस्ड हो। एक सिनेरियो आ रहा है इंग्लिश में, उसको पढ़ना, फिर उससे डेटा बनाना। ये जो फेज है ना, इस पास्ट पेपर में अभी जो आया है, इसमें ये चीज मिसिंग थी, पिछले वाले में भरी हुई थी। ये फर्क। तो यार पता है ये एरिया मुश्किल है, तो इसमें मेहनत ज्यादा कर ले आदमी। समझ आ गई बात? तो ये है। अब आप देखिए इधर हमारे पास, मेरे पास जो एरिया भी जो आया है, 8 नंबर आए पहला चैप्टर, 8 नंबर। फिर दूसरा सीवीपी, 8 नंबर। तीसरा 20 नंबर। हालांकि मैंने, मुझसे उन्होंने पूछा एग्जामिनर कमेंट्स में कि सर कोई कमेंट देना चाहेंगे, मैंने कहा बाकी सब ओके, 20 नंबर का सवाल नहीं था ये बहुत हुआ तो 16 नंबर, 4 नंबर आपने बांटे, ये मैंने अपने कमेंट्स में लिखा। पर इतना भी नहीं दो ना, अजीब लग रहे हैं आप। कभी आप इतना एक्सपेक्ट करते हैं, कभी आप इतने नीचे गिर जाते हैं, तो बैलेंस कर लेना लाइफ में। आई होप मेरी बात समझ। अब जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको समझेंगे बेटा इधर प्लीज। मैं अभी सिर्फ अपने एरिया पे फोकस कर। जो मेरा पहला चैप्टर है उसका नाम है फैक्ट्री ओवरहेड। उसको मैंने 2 हिस्सों में बांटा, 1 और 2। जब मैं आपको हैंडआउट दूंगा तो 1 और 2, स्टार्टिंग में मैं 1 कराऊं, ठीक है, फिर 2 मैं बाद में करा दूंगा, मसला नहीं। इन दोनों हैंडआउट से 1 और 2 से आप उठा के देखो, जरा गौर करो, ये हशर हुआ है। इस दफा 8 नंबर, पिछली दफा 7 नंबर, उससे पिछली दफा 0, फिर उससे पिछली दफा 17 नंबर, जो कि एबनॉर्मल है। इतना नहीं आता कि 8-7 से ज्यादा डिजर्व नहीं करता। 2 सवाल आए थे लास्ट अटेम्प्ट, तो कौन सी अटेम्प्ट है ये? 23। 2 सवाल, ये मैसेज देना होता है, इसको कहते हैं बेस। अभी आपको मार्केट में पता है क्या मिलेगी? कुछ 1-2 लोग मिलेंगे, अबे ये ओवरहेड पढ़, बेसिक है यार, देखो पढ़ने की चीज है, क्या करो सीवीपी से स्टार्ट करो। मतलब ये कब पढ़ू, फिर ये कब पढ़ूंगा एंड में? मतलब यार हर चीज की, यानी ये वाली बात हो गई, कपड़ा नहीं है मेरे पास सूट सी दोगे, बेसिक नहीं है सीवी पढ़ लो। यार उसमें भाई सारे टर्म यूज होती है। जब पढ़नी है चीज तो ड्यू टाइम में पढ़ लो यार। तो ये बोरिंग हो रहा है, अरे दफा कर, बोरिंग हो रहा है यार, तुझे पेपर निकालने हैं तो ये पार्टी करने आया है? मैं कोई कपिल शर्मा शो करने आया हूं यार कि तुम्हें हंसाते रहूंगा हर बात? तो भाई वक्त आएगा हंस लेंगे, अभी हंस रहे हो ना यार, आगे भी हंसेंगे इंशाल्लाह। बट ये करना कि यार, ये आपको मिलेंगे, कुछ लोग कंफ्यूज करेंगे
यार ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर ये पागल का बच्चा है जो उसने तुम्हें एग्जाम में डाला हुआ है। ये नंबर देख रहे हो 8, 7, 17, 16 और फिर 8। ये पता है शुरू में क्यों आया 16 और 17 का? मैसेज देने के लिए आया तो भाई इस चैप्टर को अहमियत दो। दो दो सवाल आए थे, दो दो सवाल। और ये जो मैं आपको पहला हैंड आउट दूंगा ना, जो अब इंशाल्लाह मिलेगा, ये उससे ज्यादा आए हुए सवाल। तो यार मैं आपको जो छोटी सी बात कह रहा हूं वो जरा समझिएगा प्लीज सब लोग। आपको बाहर देखो हर तरह के लोग मिलते हैं, थोड़ा डाइवर्ट करते, थोड़ा ना नहीं करना चाहिए। अबे यार ये तो बोरिंग है, अबे यार सीवीपी से स्टार्ट कर देते यार मजा आ जाता। यार मजा लेंगे यार, दो दो हफ्ते बाद मजा ले लेंगे, 2 हफ्ते लगेंगे, बट एक दफा आप थोड़ा सा ठहराव आ जाए, बेसिक टर्म सारी आ जाए। वैसे ये चैप्टर आपको थोड़ा सा टफ लगता है, ये सब्जेक्ट, उस पर अगर आप स्पीड देंगे तो ज्यादती। मैं पूरी कोशिश करता हूं, हालांकि मेरा भी फेवरेट टॉपिक है सीवीपी, डिसीजन मेकिंग। मेरा भी बस चले ना मैं पहले दिन सीवीपी पढ़ा दूं, इतना मजा आता है इसको पढ़ाने में, लेकिन मजबूरी है और आपके लिए इंतहाई जरूरी है। तो ये बात पहले दिन इसलिए कर रहा हूं कि कल को कोई मिले ना, भाई यार फलाना जगह पे सीवीपी स्टार्ट हो गया है, होने दें यार, कराऊंगा ना, 2 हफ्ते बाद कराऊंगा। अब उससे पूछो ये कब कराएंगे आप, बस ये पूछे। एग्जाम में 17-16 नंबर का आया, अगर अगली दफा आ गया फिर तो ये कोई हल्का चैप्टर है? एग्जामिनर जब भी किसी चीज के मार्क्स ज्यादा देना, वो आपको कहता है ओ भाई इधर भी देखो। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने 2014 में पढ़ाना शुरू किया था सीए को, पहला बैच। जब कैफ एड का पहला बैच आया था तो मैं सीए की इंडस्ट्री में आया था, उससे पहले आईसी में और एमबीए और इधर उधर पढ़ाता था। तो मुझे पहली ऑफर मिली थी 2014 या 14 में, शायद कैफ 8 आया था पहला। तो मेरी आदत थी, मैं आईसी में बड़ी बेस बना के चलता हूँ, तो वहां मैं जॉब ऑर्डर एंट्रीज कराता था। अब मैं बोल रहा हूँ बेटा एंट्रीज पे मेहनत कर लो, अरे सर एंट्रीज कौन पढ़ेगा? 2015 के मेरे ख्याल ऑटम 15 में उसने कोई 20, 22 या 24 नंबर की एंट्रीज दे दी, सवाल दे दिया उसने। अगले अटेम्प्ट में भी मैं बोला बेटा एंट्रीज पढ़ ले, एग्जाम में आती। सर मतलब लिफ्ट ही नहीं करा रहे, जैसे कोई बेकार चीज की बात कर रहा हूं मैं, आप कभी नहीं करे यार। उसने अगले अटेम्प्ट में फिर दे दिया, उससे ज्यादा मार्क्स 2 अटेम्प्ट में लगातार। उसके बाद अगले सेमेस्टर में पता है क्या होता था, सर एंट्री तो कराएंगे ना? मैंने कहा इंसान बन गए। मतलब उसने जब प्रेशर डाला तब समझ आया। तो बहरहाल ये है, हर चीज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी लास्ट टाइम अल्लाह का शुक्र है एग्जाम्स हमारे अभी कब हुए, सितंबर में हुए थे ना, ऑलमोस्ट जुलाई 31 को मैंने वाइंड अप कर दिया था अपना सिलेबस, जबकि बीच में मैं 3-4 हफ्ते के लिए अवेलेबल भी नहीं था किसी वजह से, तब भी जुलाई 31 को वाइंड अप। अगस्त की 3 तारीख शायद लास्ट थी, वो भी अच्छा करने के लिए कि ये भी कर ले ये भी कर ले इंशाल्लाह। जुलाई, अभी हमारा पेपर कब है, मार्च में, जैन 31 इंशाल्लाह वुड बी लास्ट मेरी साइड से। मैं बाकी का जाहिर है हर टीचर की अपनी हुआ है, क्योंकि मेरे पास छोटा सा पार्ट है। इंशाल्लाह जैन 31 को मैं अपना एरिया डिटेल में कराऊं, डिटेल में। डिटेल से क्या मतलब है आप, व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या चाहिए कैफ 3 में, क्या कवर हो जाए? पास पेपर कितने, 12, 15, 16, 18 है ना? ऐसे ही ना यार, ऐसे ही ना, सच सच बताओ ना। ठीक है, नंबर 2 स्टडी रैक्स, ये 2 बेंचमार्क है, इज दैट क्लियर? मेरे हैंडआउट में जब आपको हैंडआउट मिलेगा उधर पास पेपर रीसेंट से लेके, बस मैं लास्ट अटेम्प्ट वाला पेपर, मेरा कोशिश, मैंने प्लान बनाया है उसको आखिर में करेंगे, यानी उस हैंडआउट से हटा रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं 2 अटेम्प्ट का पेपर हटा दूं, उसको मैं एक सेशन रखूं, 2 सेशन, एक वीक पूरा रखूं जिसमें पास पेपर हो, खाली आखिरी 2 अटेम्प्ट, 1 या 2 अटेम्प्ट। अभी फिलहाल 1 अटेम्प्ट का, क्योंकि मेरा हैंडआउट बन चुका था पहले से। बहरहाल हैंडआउट जब मिलेगा ना तो ये आपको चीजें मिल रही होंगी, जरा सुन लेना। आपके पास तकरीबन 15 से 20 लेटेस्ट अटेम्प्ट जो होगी वो उसमें मौजूद और अरेंज होगी। अरेंज हो, अरेंज का मतलब सीक्वेंस बनाओ कि हमने अगर ये चैप्टर है 10 स्टेप में पढ़ना है, तो लेट्स से पहले स्टेप के बाद पांच पेपर में कोई सवाल आया तो वो हो रहा होगा, फिर दूसरे स्टेप के बाद जो आया,
सीरीज मिलेगी आपको 1AB 2AB 3AB। उससे फायदा क्या होता है? अभी स्टूडेंट मुझे कहने लगा सर चीज समझ में नहीं आ रही सपोज। मैंने कहा ये नहीं बोलो पूरा चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये बताओ कौन सी सीरीज नहीं आ रही। अगर आपने पहला चैप्टर शुरू किया उसमें 5 सीरीज है, अब बोले पहली तो बेहतरीन है, दूसरी बेहतरीन है, तीसरी बेहतरीन है, ये जब चौथी सीरीज आई ना तो मेरी थोड़ी मुश्किलात हो गई, तो चौथी सीरीज निकाल, 3 सवाल है यार, दोबारा कर ले यार, और नहीं आ रहे मुझसे पूछ ले, मसला ही नहीं होगा। पूरे चैप्टर को ना, ये बात समझ आ गई? जब आपको हैंडआउट मिलेगा तो उसमें 3 एटलीस्ट चीजें मेरी कम से कम होंगी। दूसरा, आई कैप का जो स्टडी टेक्स्ट है वो पूरा हो, और स्टडी टेक्स्ट में जो थ्योरेटिकल एरिया है वो भी होगा। क्योंकि यार वो पता है क्या, आई कैप ने क्या किया हुआ है, लेट से 30-40 पेज पे चला गया एक चैप्टर, अब वो थ्योरी बीच में डाल रहा है, वो मिल नहीं रही आपको, तो दिल नहीं चाह रहा पढ़ना। मैंने जितने भी चैप्टर समराइज किए मुश्किल से 4 पेज पे सारी थ्योरी आ गई, तो वही बात, वो 4 पेज पे होगी जाएगा। मकसद एक है, एक ही हैंड आउट में एक जगह पे सारी चीजें आ जाए, आपको पीस ऑफ माइंड हो जाए कि यार मुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। जब आप हैंड आउट करके फारिग होंगे, पास पेपर कंप्लीट, पास पेपर कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। समझ आ गई बात? 3 तरह से हम सवाल करना चाहिए, याद रखें। एक, जो मैं कराऊं, बेस बनाऊं। दूसरा, यहां बैठ के मैं और आप करें, बहुत इंपॉर्टेंट। हम इसको रेशियो को थोड़ा बढ़ाएंगे, और वजह पता है क्या है, अगर आप यहां बैठ के मेरे साथ कर रहे हैं ना, और देना ऐसी तफरी कर दी, चैलेंज दे दिया, उसमें क्या होता है माशाल्लाह, मैं जब भी ये करता हूं मुझे बड़ा मजा आता है। पहले इधर से आंसर आया, फिर इधर से आया, फिर दोनों ने कहा हम भी ट्राई करेंगे। इस तरह की पार्टिसिपेशन करने से बहुत जबरदस्त हो जाता है, क्योंकि यार आप लोग घर पे उतना पढ़ते नहीं, आप हमेशा वेट करते हो आखिरी महीने का, आपको लगता है बस उस जो करना है उसी महीने में करना है, तो बीच वाले जो महीने वो कुछ शुरू में तो बहुत जाया करते हैं आप। तो वो मेरा प्लान होगा कि हम 3 काम करें। और तीसरा, मैंने एक अपने हैंडआउट में पूरा वो बना हुआ है जिसको हम कहते हैं ट्राई योर सेल्फ, यानी मैं सवाल कराऊंगा, यानी 3 कैटेगरी मैंने कहा ना। क्लास पे पहले मैंने बेस बनानी है, आराम से बेस बन गई, एक आध सवाल कराया, जहां मुझे लगेगा ना ये सवाल चैलेंजिंग है पहले आप करो, फिर हम डिस्कस करें, ये देखा, ये किया था, ये किया, इसमें ये नहीं किया, इसमें ये भी करना। इस तरह की थोड़ी पार्टिसिपेटिव वे लाएंगे। ये 2 काम क्लास में। तीसरा काम जो है वो, क्यों, सुने इधर, अगर एक चैप्टर पे टोटल पास पेपर में 20 सवाल है, तो 20 में से 20 कराना यहां बहुत बड़ी जहालत, गलत बात है। लेकिन 20 में से कुछ भी ना कराना वो भी बहुत बड़ी जहालत। तो मेरा ख्याल है अगर 20 में से 12 यहां हो जाए तो 7-8 आपको उसूलन 0 से करना है। और मेरी कोशिश होती है जो पास पेपर के ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, इवन मॉडल ऐप पे जाके निकाल के लाऊं, इवन मैं आईसीएमए के अंदर कोई चीज मिल रही होगी वहां से ले आता हूं, यार ये बड़ा प्यारा सवाल आया था आईसीएमए, आओ जरा करें, वो यहां हो। घर के लिए सिर्फ नॉर्मल वाले वो इसलिए होते हैं कि फ्रॉम स्क्रैच कुछ सवाल करना सीखो। कॉस्टिंग में मसला ये है कि हम सवाल को रीड करना नहीं सीख पाते, और वो क्यों नहीं होता, 5 महीने हम पढ़ ही नहीं रहे, सॉल्व होते हुए देख रहे हैं बस, टीचर आया उसने सॉल्व करा दिया, आपने भी कर दिया। तो अगर आप, यहां पर भी मैं इंशाल्लाह आपसे पढ़वाऊंगा, और फिर घर पे भी अगर 1-2 कर लो यार, इतना तो करो ना यार। समझ आ गई बात? आप हफ्ते में कुछ नहीं करो ना बेटा, स्टार्टिंग में मेरा मशवरा है, देखिए पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलने का मजा आला, और इंशाल्लाह निकलेगा, क्या ख्याल है? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह और माशाल्लाह कहने से मसले हल होते। तो जितने भी आलिम दीन हैं, मुफ्ती हैं, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते, उनसे ज्यादा बावजूद कौन बोलेगा इंशाल्लाह और मैंने जानबूझ के बुलवाया ताकि मेरी बात करें, बेहतरीन है इंशाल्लाह, जबरदस्त है माशाल्लाह। लेकिन उसके अलावा एक काम और भी है कि हमें करना भी है।
अल्लाह कर देगा, अल्लाह तो करेगा, तू तो कर ले पहले। समझ आई बात? आप ना एक स्ट्रेटेजी बनाओ प्लीज, बी प्रैक्टिकल। मुझे पता है पहले मंथ की जो स्ट्रेटेजी पता है क्या होनी चाहिए, हफ्ते में एक दिन, एटलीस्ट एक दिन घर पे स्पेयर, सिर्फ एक दिन। फिर जब आगे बढ़ती है ना चीज, तो फिर जितने दिन पढ़ाई हो रही है उसका एक दिन का एक घंटा, वरना आप अभी एक घंटा भी मैनेज कर लोगे ना इंशाल्लाह, कुछ नहीं करा एक घंटे में पूरे हफ्ते जो हुआ है ना, थोड़ी सी सच रिकॉल कर लिया, क्या क्या कर लिया, क्या क्लियर, समझ आ गई बात? बाकी ग्रुप बन जाता है माशाल्लाह, ग्रुप पे कुछ पूछना पूछ लो, उसमें मेरा नंबर आ जाता है आपके पास, पर्सनली भी कोई चीज पूछनी है आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। थोड़ी मेरी क्लासेस का शेड्यूल बहुत टफ होता है, तो मैं नॉर्मली रात को 10 बजे के बाद ही समझो जवाब दे पाता हूँ। मेरी तकरीबन सुबह से जो क्लासें इधर उधर लगती है, तो मैं 10 साढ़े 10 तक बिजी रहता हूँ। 11 बजे के बाद कोई चीज पूछनी है पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इज दैट क्लियर? क्लास में भी आप चाहें क्लास से पहले बाद में, अगर आप थोड़ा पहले बता दें किसी को वो इशू है तो फिर मुझे मसला आ रहा है, बैठ जाओ मेरे साथ। देखो यार इंशाल्लाह समझ तो आएगा, अल्लाह का शुक्र, सालों से काम कर रहे हैं। क्लास में तफरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, होगी, लेकिन यार उसमें थोड़ा टाइम लगता है। किसी भी ग्रुप को हम स्टार्ट करते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है एडेप्ट करने, आपकी मेरी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो, फिर आप मेरा मजाक भी समझे। पता चला मैं मजाक कर रहा हूँ, आप नीचे बोल रहे हैं क्या कह रही, कुछ दिनों बाद आपको समझ आएगा ये मैंने मजाक किया था। हाँ हाँ, कभी कभी गहरी गहरी शायरी होती है। एक ने कहा सर आप बोल के चले जाते हैं, घर जाके समझ आता है कि हम जलील हुए। हाँ हाँ, बड़ा मजा आता है ऐसी जिल्लत में कि ये ना आपने किसी को जलील किया, रात को उसकी आंख खुल गई, तेरी ये तो मैं जलील हुआ था। तो मजाक भी कुछ ऐसे ही होना चाहिए ना यार। बहरहाल, तो यार ये हमारा, मेरे जो 4 चैप्टर है ना, प्लीज पहला चैप्टर हमारा ओवरहेड है, हम शुरू करेंगे पहली क्लास से। मेरी गुजारिश है इधर उधर कान ना धरें, सुकून से पढ़ें, कोई भी कंफ्यूजन है खुल के पूछें। शुरू में होता है थोड़ा रिदम बनता है, थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है, कभी कभी लग रहा होता है यार क्या, रिलैक्स रहे, चिल करें, आएगा इंशाल्लाह। एक दफा बेस बन जाए ना मजा आ जाए। ठीक है, बहुत प्यारा चैप्टर है चैप्टर 2। उस चैप्टर को अगर आप अपने वक्त से पहले पढ़ेंगे ना तो अजाब बन जाए। तो पता है लोग क्या करते हैं, और बताओ, जो ये कर रहे होंगे ना हरकत, वो क्या करते, आपने सीवी भी शुरू कर दिया, आधा, अब जो मुश्किल सवाल है वो वर्कशॉप में हो रहे हो, बेड़ा गर्क कर दिए, तो थोड़ा रुक जाओ यार। थोड़ा कमर्शियलिज्म है भाई, सीधी सी बात, मैं ये काम नहीं करता, मैं वक्त नहीं लेता। मैं इनको अक्सर मैंने जहां भी पढ़ाता हूँ मैं कहता हूँ वर्कशॉप ना रखो, रिविजन क्लासेस, मुझे कोई वर्कशॉप का शौक नहीं। सही, क्या होगा, मुश्किल सवाल छोड़ दिए, अब आपने मुश्किल सवाल छोड़ दिए, एंड में वर्कशॉप करा रहे हैं या अलग से क्लासे ले रहे हैं, यार तो उसी टाइम कराओ ना यार। मुश्किल सवाल हो ही नहीं सकते अगर आपकी बेस नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं बिल्कुल रिलैक्स हो गए। थोड़ा बोरिंग लगता है, लगने दे, सपोज अगर लग रहा है, क्यों लग रहा है बोरिंग है, टॉपिक है। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा इंशाल्लाह सीवीपी। इससे जरा टॉपिक देखें, 8 नंबर का सवाल। अब इसका जो पैटर्न चल रहा है ना, तकरीबन ऑल्टरनेट चल रहा है। अभी आया, ये मैंने इन लोगों को बोल दिया था, ये जो मुझसे भी लास्ट बैच पढ़ के गए, क्या बता रहा हूँ 8 सीवीपी आएगा, आया, आना था। एक से ज्यादा अटेम्प्ट वेट नहीं कर सकता वो, लेकिन 2 दफा आया। अब आप देखो 22 में आया, ऑटम स्प्रिंग में, स्प्रिंग 22 ऑटम 22, नजर आ रहा है, बोलो, ये रहा, 2 दफा आया लगातार, और इस दफा भी आ सकता है, चांस है, बिल्कुल चांस है। और अब जो चैप्टर जिसके लिए आप मर रहे हैं पहले पढ़ा दो, इस दफा तो उसके चांसेस भी बहुत कम है, समझ गए ना? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि छोड़ देंगे इसको, बहरहाल, और बहुत डिटेल में कराऊंगा, बहुत डिटेल। उसकी वजह है चैप्टर नंबर 2 जो है वो सीवीपी, वो खुद एक मार्क्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद अगर वो चैप्टर अच्छा हो जाए ना, तो आने वाले सारे चैप्टरों में आपको बाकायदा कंफर्ट जोन फील होता है, बहुत बेहतर हो जाती है पोजीशन। पहला चैप्टर तो ज़ाहिर बेस बनाता है बस, लेकिन इस चैप्टर के बाद आपको लगता है यार बाकी चैप्टर हैंडल करना मेरे लिए आसान हो गया है,
इसकी लॉजिक से वो चैप्टर भी हेल्प आउट होते हैं, खासतौर पे रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग अभी आया 20 नंबर का, लास्ट टाइम आया था 35 नंबर, और आया भी बड़ा जबरदस्त, मजा आ गया था। इस दफा बहुत ही हल्का सवाल था और वो एक्सपेक्टेड था, वही आ रहा है। और अभी भी कुछ एक्सपेक्टेड है कि दो में से कोई एक सवाल आए, यानी रेलेवेंट कॉस्टिंग। ये मैं बात बाइक पे बंद करके बताऊंगा, तुम्हारा एग्जामिनर किसी को सुने ना सुने मुझे जरूर सुनता है। मैंने कई दफा फील किया है, क्लास में कोई चीज बोल दो, कैफेट से देखता आ रहा हूँ, तो भाई साहब दोस्ती भी है थोड़ी तो सुन लेता है ज्यादा, तो फिर वो मुझे ही टफ टाइम दे देते भाई साहब। खैर अल्लाह आसानी करेगा, इसलिए मैं जब भी बताऊंगा तो इंशाल्लाह तुम लोग भी यहाँ आओगे तो बताऊंगा। कोशिश करो यार, फिजिकल क्लास लिया करो प्लीज, समझा करो, खास तौर पे स्टार्ट में। घर पे नहीं बैठा करें, ऑप्शन है ठीक है, कोई मजबूरी है ठीक है, बट यार कैफ 3 की क्लास है, यहाँ आओ ज्यादा मजा है मेरा ख्याल। यार लिया करें क्लास, थोड़ा टाइम निकाले, कभी हो कि चलो जी एक ही क्लास है सिर्फ मेरी है, चलो समझ आता है कौन इतनी दूर से आए, बट अगर 2-3 क्लास है तो बराए मेहरबानी यहाँ आके लो, समझा करो प्लीज। रिकॉर्डेड ऑप्शन रखो, बट लाइव वाला ये वाला ऑप्शन मुनासिब नहीं है। आप जो ना यहाँ आओ प्लीज, समझा करो, फायदा होगा इंशाल्लाह। बहरहाल डिसीजन मेकिंग में आपको बता रहा था 20 नंबर, 35 मार्क्स, फिर 15, फिर 16, 14, 20, ये पैटर्न रहा। लेकिन मेरा ख्याल है 20 प्लस आप एक्सपेक्ट करो, 20 के करीब रहता है। 35 तो ओवर है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। मैं भी परेशान हो गया था, क्या हो गया भाई, खाली एक यही चैप्टर रह गया क्या जिंदगी में। 20 नंबर बहुत है, 18-20 नंबर का इतना प्यारा सवाल बनता है ना कि ये सारी कौम हिल के रह जाए। दो टफ टाइम, 4 नंबर की थ्योरी आई है इस दफा, 14 नंबर का न्यूमेरिकल आया है, 4 नंबर की। अच्छा दूसरा, इस सब्जेक्ट में आपको पता होना चाहिए, सर माजिद बता देंगे, थ्योरी नहीं आती ज्यादा, हार्डली 5%, अगर आई भी तो 95% प्योर न्यूमेरिकल। दबा के प्रैक्टिस, जितना कर सकते हो प्रैक्टिस उतना अच्छा, सही है। तो ये हमारा एक तो ये पास्ट पेपर का मैंने आपको ट्रेंड बताया, फिलहाल आज जो मेन टारगेट है, और मैंने अपना एरिया भी बता दिया। रेलेवेंट कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग, मेरा जो इरादा है, पहले ओवरहेड स्टार्ट करूंगा, क्योंकि तुम लोग थोड़ा बोर हो जाते हो, तो जितनी बेस बन सकती बनाऊंगा, फिर सीवीपी पे चला जाऊं, फिर सीवीपी के बाद रेलेवेंट कॉस्टिंग, रेलेवेंट कॉस्टिंग के बाद डिसीजन मेकिंग, और फिर आखिर में ओवरहेड का रिवीजन विथ रिमेनिंग, ताकि वो बोरियत भी ना हो और बेस भी कवर हो जाए। इससे पहले ये होता था कि पूरा करा दो, अब मेरा इरादा है कि थोड़ा सा कुछ हिस्सा छोड़ दूं। कुछ लोग ए लेवल्स ओ लेवल्स करके आते हैं, वो चीज की भी होती है, तो आधे ने की आधे ने नहीं की, थोड़ा बोरे। इज दैट क्लियर? ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। कैफ 3, कैफ 8 और मॉड्यूल डी के कुछ सवाल भी मिलेंगे, वो भी दूंगा। और उसके अलावा मॉड्यूल एफ के बहुत लिमिटेड सवाल, बहुत लिमिटेड, लेकिन अगर जरूरी होंगे तो इंशाल्लाह कराऊंगा। कुछ आईसीएमए के मेरे पास होते सवाल, कुछ बहुत कम, क्योंकि हमारे अपने इतने सवाल हैं यार कि इसके बाद टाइम बचता नहीं है। फिर क्वेश्चन बैंक से जितने सवाल हैं वो आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं। उसके बाद आपने करना क्या है यार, मैंने हैंड आउट दे दिया है क्लास, कुछ आपने किया, कुछ मैंने कराया, कुछ घर पे किया, एग्जाम्स के दिनों में आपने वही चीज दोबारा। ये हमारा प्लान है। आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं? मैं ही बोलूंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे, आप लोग भी बोल दीजिए, कोई खास बात बोलो, कोई पर्सन रिलेटेड। जी मैडम, आप मेरे साथ चलो, मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो जितनी जरूरी है ना। देखो बेसिक का मसला क्या है, बगैर बेसिक के जाना, जैसे मैंने अभी बताया। हाँ हाँ, नहीं मैं बेसिक से कराऊंगा बेटा। देखो मैंने कहा ना आपको मिलेंगे कुछ लोग, अबे यार सी भी बढ़ा रहे यार, बड़ा मजा आ रहा है यार, या तो यार पार्टी करने आया है, मजा क्या होता है। फिर उनसे पूछ कि मैं तुम्हें अपना दूंगा सीवीपी का हैंड आउट, वो कंप्लीट होगा, उसके जितने सवाल है वो करा रहे नहीं करा रहे, पूछो ये सवाल किधर गए 5-6,
जितने टेढ़े सवाल होंगे ना वो गायब होंगे, वो वर्कशॉप में हो रहे होंगे। वो हो ही नहीं सकता, आपने इनकी बेस बनाई नहीं। आपने सिर्फ क्योंकि बच्चा खुश हो रहा है, अच्छी चीज है, मजा आता है, थोड़ा एंजॉय करता है बच्चा, थोड़ा थोड़ी देर बाद एंजॉय कर लो यार। तो 2 हफ्ते तो मेरा टारगेट है, 1.5-2 हफ्ते बेस बनाओ, थोड़ा ठहराव लाओ। सीवीपी अच्छा टॉपिक है लेकिन हैवी डोज है, इसके लिए जरूरी है कि आपको थोड़ा सा ठहराव हो, फिर टेक ऑफ पोजीशन में जाए, फिर रेलेवेंट कॉस्टिंग, फिर डिसीजन मेकिंग। देखो बेटा बात सुनो, मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा। बेसिक पहले पढ़ाई कॉस्टिंग की पहले चैप्टर में, फिर जब सीवीपी शुरू होगा ना उसके भी 2 मैंने हैंडआउट बनाए। यानी मैं पहले बेस बनाऊंगा सीवीपी। लास्ट टाइम मैंने यहाँ थोड़ा पढ़ाया था तो थोड़ा सा पेसी हो गया था, क्योंकि मैंने कैफेट बहुत पढ़ा है, कैफेट का लेवल थोड़ा हाई होता है। फिर बीच में मैं थोड़ा सा अपने कुछ पर्सनल कामों से चला गया, फिर कैफ 3 आया, फिर मैंने इस दफा अपने हैंडआउट को और नीचे लाया हूं। बेस बनाइए, इंशाल्लाह सीवीपी की बेस बनेगी, फिर रेलेवेंट कॉस्टिंग है उसकी बेस बनेगी। तो इंशाल्लाह पहले बेस बनेगी। आपको मैं समरी ये दे देता हूं, हम जो भी चैप्टर शुरू करेंगे छोटे छोटे सवाल, बेस बनेगी। और फिर याद रखना आई कैप के जितने सवाल है और खास तौर पे जो टफेस्ट क्वेश्चन है वो यहां बैठ के होंगे और वो मैं आपसे करवाऊंगा क्लास के अंदर। पहले खुद करो, मैं तो तलाश में रहता हूं जो टेढ़ा सवाल हो ना वो आपके हवाले करूं, ताकि मजा आए ना यार आपको। ट्राई तो करो, उससे बड़ा फायदा हो। अब आपने 10 में से 3 चीजें भी कर ली ना, तो आपने जब स्टार्ट ले लिया ना तो वो रट्टा नहीं लगता। और अगर अच्छे सवाल आपने बोर्ड पे होते हुए देख लिए तो उसके बाद ना आप याद करना शुरू कर देते हैं। तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं हो, बेस बनेगी अल्लाह ने, बेफिक्र रहे, सुकून से चलेंगे अल्लाह ने, और मजा आए। 5 पेपर सारे कवर होंगे, सारे के सारे, आप ज्यादा। लास्ट अटेम्प्ट से लेके पीछे चले जाओ 18-20 मिनिमम। मेरे हैंडआउट मिलेंगे ना, अभी जब मिलेगा पहला तो आपको नजर आए इसके अंदर सारे 5 पेपर्स अरेंज हुए। और कोई सवाल बोलो, अरे बोल दो यार, शर्मा क्यों? हाँ भाई बता यार, कुछ कहना यार, बोल दे यार, तू बोल दे, तुम तो बोल दो यार। कोई सवाल? पक्का? नहीं? चलो यार, ये बस छोटी सी एक स्ट्रेटेजी मैंने बताई है आपको। अच्छा, सीवीपी तो वैसे थोड़ा बहुत तो तुमने सुना होगा, ब्रेक इवन क्या होता है, बोलो। हाँ, इसको कैसे निकालते हैं? कितने लोग हैं यार आप में से ए लेवल्स वाले, ए लेवल बैकग्राउंड है कोई? नहीं, ज्यादातर इंटर बैकग्राउंड है, इंटर कॉमर्स। हाँ अपने वाली कॉम है, मैं भी इंटर कॉमर्स यार। हाँ, इंटर साइंस इंटर कॉमर्स वाले ना, अच्छा। नहीं, वो ए लेवल्स में ना जब आते हैं ना वो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से, तो ये लोग थोड़ा पढ़ के आते हैं ब्रेक इवन और ये। इवन वो जो पढ़ के आते हैं जो हम पढ़ेंगे, बड़ा फर्क। तो सारे वो बेसिक पढ़ते बेचारे, हम जो पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो बहुत डिटेल्ड है, बहुत डेप्थ है, जबरदस्त, अच्छे सवाल आते हैं। लेकिन मैं बताऊं आपको, कैफ 8 में जब सीवीपी आता था ना, वो जो सवाल आते थे मुझे नजर नहीं आया। कैफ 3 में सीवीपी के चैप्टर में इन्होंने लेवल नीचे किया। अब तक तो ये हुआ है, अभी तक जितने सवाल आए, 1, 2, 3 और 4 सवाल टोटल आए, और चारों लो प्रोफाइल, लो प्रोफाइल। लेकिन डिसीजन मेकिंग में ना उल्टा हो गया। कैफ 8 में जो आता था तो ये 2 हाथ आगे निकल, डिसीजन मेकिंग में इसका प्रोफाइल नीचे आया है। अभी तक की जो मेरी एनालिसिस है, अभी भी जो आया वो हल्का सवाल, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो ये एरिया में जाएगा और यहां से वो हिट मारेगा, नहीं किया। लेकिन डिसीजन मेकिंग में सवाल हल्का है, लेकिन कुछ भी अच्छा में अच्छा है। डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे सवाल बना, बहुत अच्छे। डिसीजन मेकिंग क्या होता है पता है आपको? समझ गए? उस चैप्टर में आपका सारा, आपका फोकस होता है मुख्तलिफ किस्म के डिसीजन लेने। कंपनी चलने दे बंद कर दें, डिपार्टमेंट चलने दे बंद कर दें,
ये प्रोडक्ट चलने दें, बंद कर दें, इस कस्टमर को एक्सेप्ट करें या उस कस्टमर को एक्सेप्ट करें। अभी जो वो रिसोर्सेज शॉर्ट हो गए, इस शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज को कैसे हैंडल करें, ये सारा सीखना है। आप खुद देखो ना, जरा टॉपिक की जरा समझो, सवाल क्या पूछे जा रहे होंगे उसके अंदर। यार वो अगले 6 महीने तक मटेरियल शॉर्ट हुआ है मार्केट में, हमारे 10 कस्टमर हैं, 10 तो हम नहीं कर सकते डील, सिर्फ 6 कर सकते हैं। जरा आप बताएंगे कौन से 6 यस करें, कौन से 4 रिजेक्ट करें। ये हम करते हैं उसके अंदर। यार वो आप मशवरा देंगे हमें कि हम बाहर से खरीदें या खुद बनाएं, ये है डिसीजन। फिलिप्स कंपनी पहले खुद प्रोडक्शन करती थी, आज बंद हो गई, इंपोर्ट कर रही है चाइना से। किसी ने तो डिसीजन लिया होगा ना, वो जो डिसीजन उसने लिया होगा वो हम काम करते हैं। लेवल देखे ना आप, आपसे एक्सपेक्ट क्या किया। सर टीएसए सर तबानी आपको बुलाते, कहती है नॉर्थ कैंपस चलने दें या बंद कर दें। वो आपसे पूछ रहे एंड ही इज डेम सीरियस, और वो आपके मशवरे को सीरियस लेकर आपको रिप्लाई करेंगे, तो आप भी बड़ा सीरियस जवाब देंगे कि सर ये फैक्टर है, हमारे हिसाब से चलने दें, हमारे हिसाब से बंद करें। और अगर वो बोलते हैं, आप बोलते चलने दो, तो फिर चलने देने पर उनको फायदा होना चाहिए, ना के बंद होने पर। तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में कवर करेंगे। बाकी तो फिर वो और क्या था, बस ये सिलेबस है, दैट्स इट। ये बस अब सर माजिद जो है बाकी एरिया पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, वो बाकी एरिया आपको कवर कर देंगे। ठीक है, मेरा ख्याल है कुछ और सवाल करना है तो कर सकते हैं, फिर हम थोड़ा बहुत स्टार्ट लें, पहला चैप्टर स्टार्ट करें जनाब। मूड है, बोलो, चला आ जाओ। बिस्मिल्लाह रहमान, ये मैंने आपको बैकग्राउंड दिया। हाँ भाई, जी जनाब, 10-15 मिनट छोटी छोटी बात करनी, छोटी सी। हाँ भाई, हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली इंशाल्लाह दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जी हाँ यार, वो बताऊं आपको, थोड़ा समझिएगा। होता ही है कि एक ही चीज, कुछ किताबें आपको बाहर की मिलेंगी, उनका टाइटल ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो कॉस्ट लिखती नहीं है, वर्ड लिखती नहीं है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ पार्ट बनाए हुए। मैं अब आपको थोड़ा सा समझाऊं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट पास्ट, मानते? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या चीज बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। किसकी? गुजरे हुए साल, याद रखिएगा, हमेशा पास्ट की बनाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना, इसमें दोनों एरियाज का। हाँ बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को प्लीज? एक पास्ट और एक फ्यूचर। लेकिन कॉस्टिंग में ना फ्यूचर की डोमिनेशन, यानी आपको अगर 20 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे ना, मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूं 15 उसमें फ्यूचर ओरिएंटेड है। डिसीजन मेकिंग क्या है? फ्यूचर। सीवीपी क्या है? ब्रेक इवन क्या है? फ्यूचर। टारगेट कॉस्टिंग क्या है? फ्यूचर। बजटिंग क्या है? फ्यूचर। भाई तकरीबन 75% 80% आपका टाइम फ्यूचर ओरिएंटेड है, और जो 5% टाइम है उसको हम कॉस्टिंग है। तो मेरे नजदीक का, सबकी अपनी अपनी राय है, मैं ये कहता हूं जो बेसिक्स और पास को डिस्कस कर रहे हैं ना, डेटा बना के जो दे रहा है वो कॉस्टिंग। इसके बाद जो डिसीजन मेकिंग और बाकी चीजें हैं उसको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। तो दुनिया में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वो अक्सर खाली हेडिंग डालती है मैनेजमेंट अकाउंट, वो कॉस्ट कवर जोड़ती भी नहीं है। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग या एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये टाइटल देना चाहती है। इन्होंने अब किया है, अब उसमें कितना बगैर बेसिक के तो पॉसिबल नहीं। यानी जो मैं भी पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा उसके बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता, आप कॉस्टिंग समझ। सही, तो वो थोड़ा बहुत टाइटल चेंज कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल बहुत ज्यादा कोई सिलेबस बदलने में, मुझे नहीं लगता। क्योंकि यार आप या तो फिर ये करो
कि आप कैफ जो आपका FR1 कौन सा है आजकल, 1 ही है ना, पेपर 1 है, पहले तो दूसरा होता था, पहले कैफ 5 होता था। तो FR1 जो है आपका FAR1, उसमें मेरा ख्याल है छोटा सा पार्ट है कॉस्टिंग का, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, इत्तेफाक हुआ है नहीं कॉस्टिंग का, पहले तो था यार, हटा दिए ना, अब या तो वहां रखो आप कॉस्टिंग की। पहले जो FAR1 होता था ना, उसमें कॉस्टिंग का छोटा सा पार्ट रखते थे, बहुत छोटा सा, बच्चों वाला, 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, फिर आप कैफ 8 में कॉस्टिंग पढ़ाते। अब अगर आप वहां से भी हटा रहे हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता इसके अंदर तब्दीली हो, तो बगैर बेस के आप कैसे करोगे। सही, कैफ 8 में लेबर कॉस्टिंग हटाया हुआ था इन्होंने, मैंने समझो डलवाया ही। मीटिंग हुई थी, मैंने कहा सर लेबर कॉस्टिंग किधर गया, कह रहे सर आप लोग ऐसे ही पढ़ा दोगे ना, ऐसे तो फिर कुछ भी पढ़ा देंगे। लेबर कॉस्टिंग, अच्छा अच्छा, यार ये मेरा ख्याल है माइक थोड़ा स्लो हो रहा होगा, खैर, हाँ भाई, जी जनाब। तो ये कैफ 5 पे जा रहा है, पता चला होगा आप लोगों को, कैफ 3 जो है, आइडिया है, कैफ तो ही नहीं, 5 5 5, मेरा ख्याल है 5 है, जो मेरे पास खबर आई है वो 5 हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है वो इस वजह से किया कि यार ये बहुत स्टार्ट में रख दिया है, इसको थोड़ा सेकेंड लेयर में लाना चाह रहे हैं, फिर वो आगे जाके MFA होगा शायद, वो उसको शायद आगे बढ़ा रहे हैं। एक पेपर खत्म भी हो रहा है ना आपका, FR1 और FR2 को मर्ज कर रहे हैं शायद, और FR2 और FR1 में भी सुनने में आ रहा है। बिजनेस लॉ तो पता ही है, एक वो किया और एक इकोनॉमिक्स और IT भी कुछ किया है मर्ज, वो दो है। एक नया पेपर आ रहा है मेरा ख्याल है IT का, डेटा एनालिसिस के नाम से, हाँ, वो मेरा तो नहीं है। क्यों, मेरा क्यों होगा, मेरा नहीं ख्याल, वो तो कंप्यूटर साइड पे जा रहा है, ERP वगैरह की तरफ शायद जा रहा है। चले खैर, फिलहाल आज के लिए इतना ही रखें, है ना, नेक्स्ट क्लास में शुरू कर दें। आप लोग की जो हरकतें हैं, इसने जानबूझ के ना, इसने मुझे कहीं और बिजी करा, सवाल किया, खैर चले, अल्लाह हाफिज, ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं।